गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9। सबसे पहले तो वेलकम टू इकोजेड, ऐसी आज़ादी और कहाँ। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के दूसरे चैप्टर के दूसरे पार्ट के लिए, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब हम बात करने वाले थे, पिछले सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि सॉल्यूशंस, मिक्सचर्स, सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और मिक्सचर्स के साथ हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स कैसे बनते हैं। अब उनके बनने के बाद अब उनको सेपरेट भी करना है। तो चलिए अब सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहला जो है मिक्सचर जिसको हम सेपरेट करने वाले हैं वो है डाई फ्रॉम इंक। इंक में से आपको क्या करना है, डाई को अलग कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा इसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमने क्या किया, नीचे की तरफ लैंप ले लिया, स्टैंड लिया, बीकर लिया, बीकर को एक वॉच ग्लास लिया। बीकर को हमने पानी से भर दिया और उसको हीट करना शुरू किया। जो वॉच ग्लास है उसके अंदर हमने क्या किया, इंक जिसके साथ डाई मिक्स है ना, उसको हमने यहाँ पे रख दिया और इसको हीट करना शुरू किया। हम डायरेक्टली इसको हीट नहीं करेंगे। अगर डायरेक्ट इंक को हीट कर देंगे तो इंक सारी की सारी उड़ जाएगी। तो उसको डायरेक्ट हीट नहीं करना है आपको। आप क्या करेंगे, पानी को जो है ना वो गर्म करेंगे। पानी जो है ना उससे वेपर्स निकलेगी और वेपर्स की वजह से ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। और फिर इसमें से लिमिटेड क्वांटिटी में ऊपर वाला जो सेक्शन है वो गर्म होना शुरू होगा और उसमें से वेपर्स निकलना शुरू हो जाएगी। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं उसमें वॉच ग्लास जो है ना उसके अंदर लास्ट में जो बचेगा रेसिड्यू बोलते हैं, रेसिड्यू। जो लास्ट में इसमें जो चीज बचेगी, इस वॉच ग्लास में जो लास्ट में जो कंटेंट बचेगा वो हमारा कंटेंट जो रहेगा वो हो जाएगा जो रिक्वायर्ड कंटेंट है जिसे हमें सेपरेट करना था वो डाई। जो डाई बचेगी, जो रेसिड्यू बचेगा वो क्या रह जाएगा, डाई, जो हमने इंक में मिक्स की। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको करना कुछ नहीं है। इवेपोरेशन का प्रोसेस यूज किया गया है। वो प्रोसेस कौन सा यूज किया गया, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपको ऑलरेडी पता है क्या है प्रोसेस। तो इवेपोरेशन प्रोसेस करने से हम डाई में से इंक में से डाई को अलग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा और बहुत इजी कंसेप्ट है, आप इसको घर पे भी कर सकते हैं। पर ध्यान रहे आप किसी न किसी के मार्गदर्शन में, किसी न किसी के गाइडेंस में करें, अकेले इन सब चीजों को ना करें। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसमें हमने किया डाई को इंक से अलग। अब बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। दूसरा जो कंसेप्ट है उसमें हम देखेंगे क्रीम को मिल्क में से कैसे अलग करना है। तो क्रीम फ्रॉम मिल्क हम अलग करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, फुल क्रीम मिल्क लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, घर में है तो बर्तन भी ले सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन लेनी है अगर आप लेबोरेटरी में है तो, और आप घर में है तो मिल्क चर्नर लेना। मिल्क चर्नर का मतलब वो जो छाछ बनाने की जो एक होती है ना, अपने घर पे देखो फिरकी जैसी होती है छाछ बनाने की, उसको हम लोग यूज करेंगे। हमने क्या किया, उसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी चीज की उसको एक बार राइट एक बार लेफ्ट, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, तो गोल गोल घुमाना है। आपने देखा होगा कि मक्खन बनाते हैं तो घरों में क्या होता है, तो उसमें बड़ी सी मशीन होती है जिसको बार बार यूज किया जाता है, घुमाया जाता है सारी चीजों को। जब इनको घुमाया जाता है, जब इस लिक्विड को बहुत जोर जोर से घुमाया जाता है, तो इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस प्रिंसिपल वर्क करता है। जो डेंसर पार्टिकल्स जो होते हैं, डेंसर जो भी चीज है डेंसर होगी उस चीज के अंदर, वो क्या हो जाएगी, नीचे बॉटम की तरफ आके इकट्ठा हो जाएगी। जबकि जो लाइटर पार्टिकल्स है वो क्या जाएंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो बॉटम की साइड पे जो जाने वाली चीजें हैं वो क्या है, डेंसर है, और वो क्या हो जाएगा, मिल्क। जबकि जो क्रीम है वो लाइटर होती है, लाइटर होने की वजह से वो क्या जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी। और यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर आपका जो फिल्टर है, जो भी फिल्टर प्रोसेस है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मिल्क जो है उसमें से क्रीम को निकाल लीजिए और मिल्क को रहने दीजिए। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को और भी बहुत सी जगह यूज किया जाता है। जैसे लेबोरेटरीज में डायग्नोस्टिक जो लैब्स होती है उसके अंदर यूरिन टेस्ट के लिए इसको यूज किया जा सकता है, ब्लड टेस्ट के लिए इस प्रोसेस को यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये आप यूज कर सकते हैं, वही आपने देख लिया, क्रीम अगर आपको बनानी है घर पे तो क्रीम के बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन जो होती है ना उसमें भी यूज करते हैं, कपड़े सुखाने के लिए भी हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा ना, आप मशीन देख रहे हैं, एक बार इधर चलती है, एक बार इधर चलती है, एक बार इधर चलती है, एक बार, इसका मतलब क्या है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन कर रही है और सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से कपड़े धुल जाते हैं और कपड़े सूख भी जाते हैं। तो ये था हमारा दूसरा प्रोसेस। अब बात करते हैं तीसरे प्रोसेस की तरफ। अब हमें अलग करना है दो इममिसिबल लिक्विड्स को। इममिसिबल का मतलब जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, बट हाँ लिक्विड है, दोनों साथ में जरूर होंगे पर इममिसिबल है, एक दूसरे के अंदर घुल नहीं पाएंगे बट होते हैं। तो इन चीज़ों को अलग करने के लिए, इन दोनों इममिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए हम यूज करते हैं वो है सेपरेटिंग फनल। मुझे पता है कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, स्टिल मैंने डायग्राम बनाया। चलिए तो सेपरेटिंग फनल देख लेते हैं। सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, एक फनल जैसा स्ट्रक्चर आपको दे रखा है जिसके नीचे की तरफ कॉक लगी हुई है। स्टॉप कॉक का मतलब जिसको खोल के आप चीजों को धीरे धीरे नीचे से निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, पानी और ऑयल जो था, हमारे पास एक मिक्सचर था पानी और ऑयल का। वाटर और ऑयल का जो मिक्सचर हमने पहले उसको अच्छे से हिला के यहाँ पे रख दिया और थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद हमने देखा कि इसमें दो लेयर बन गई, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे की तरफ। नीचे जो है वो वाटर की लेयर हो जाएगी और ये प्रिंसिपल जो फॉलो करता है वो है डेंसिटी। जो
डिफरेंस इन द डेंसिटीज जो है उसकी वजह से, और डेंसिटीज की वजह से एक नीचे लेयर बन जाएगी और एक लेयर ऊपर की तरफ बन जाएगी, दोनों बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेट होने के बाद नीचे से आप इस कॉक को धीरे धीरे खोल के नीचे से सारा पानी निकाल सकते हैं, और बचा जो सेक्शन है वो किसका हो जाएगा, आपका जो इमिसिबल लिक्विड ऑयल का जो पार्ट है वो अलग हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इस सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं, जिसमें प्रिंसिपल कौन सा यूज होता है, डिफरेंट डेंसिटीज का प्रिंसिपल यूज होता है। तो ये जो एक कंसेप्ट है, इससे हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। ये प्रोसेस एक बार अच्छे से देख लीजिए, और अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। फोर्थ प्रोसेस में हम जो अलग करने वाले हैं वो है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड है, उन दोनों को अलग करना है। तो मैं आपको अमोनियम क्लोराइड का एक अच्छा सा या यूं प्रॉपर्टी बता दूं। अमोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी होती है कि इट कन्वर्ट डायरेक्टली सॉलिड टू गैस। ये क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस नहीं होता है, ये सीधा सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह की चीजें जब मिक्स होती है, अभी मिक्सचर हमारे पास किसका है, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है। हम क्या करेंगे, दोनों मिक्सचर को लेने के बाद एक चाइना डिश ले लेंगे, उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रख देंगे, ऊपर की तरफ इसको कॉटन प्लग से बंद कर देंगे। फिर हम इसको नीचे से हीट करना शुरू करेंगे। तो हीट करने से क्या होगा कि ये जो अंदर मिक्सचर था, उस मिक्सचर में से वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऊपर की तरफ उठेगी, और ये जहां जहां इसकी जो सरफेस है वहां पे जब टच होगी तो ठंडी होने के बाद ये क्या बन जाएगी, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड बन जाएगी। और यहाँ से इन दोनों से इनको क्या सेपरेट कर दिया जाएगा, और यहाँ जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्ट बचेगा। तो यहाँ पे सॉल्ट बच जाएगा, और अमोनियम क्लोराइड जो है वो यहाँ पे सॉलिडिफाइड होके इसकी जो सरफेस उस पे आके चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इससे हम अलग कर सकते हैं सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड को। तो ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक बार अच्छे से देख लीजिए डायग्राम को। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रोसेस में हमें लिक्विड मिक्सचर्स को अलग करना है, और स्पेशली इसमें भी एग्जांपल हम डाई का ही ले लेंगे। तो इसमें क्या है, क्रोमेटोग्राफी जो है प्रोसेस यूज किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली है क्या वो बता देता हूँ। क्रोमेटोग्राफी में पासिंग दैट पर्टिकुलर लिक्विड, जो मिक्सचर है हमारे पास, उस मिक्सचर को क्या करेंगे, पासिंग थ्रू अ लिक्विड, उसको एक लिक्विड से पास किया जाता है, इन विच जिसके अंदर द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड, जो इन कंपोनेंट को सेपरेट करना है, टू बी सेपरेटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन टू फेज, उनको दो फेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वन इज मोबाइल फेज एंड वन इज स्टेशनरी फेज। जो मूविंग फेज है उसको बोलेंगे मोबाइल फेज, वो जो रुका हुआ फेज रहेगा उसको स्टेशनरी फेज बोलेंगे। एंड मूव्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, और उसको डेफिनेट डायरेक्शन मूव करवाया जाता है, और वहां से एक पर्टिकुलर कलर जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, और आगे कलर में दूसरा कलर सेपरेट, तीसरा चौथा, इस तरह से सेपरेट होता चला जाता है। इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, और इसका डायग्राम मैंने इसके जस्ट नेक्स्ट में दे रखा है, चलिए चेक कर लीजिए। लास्ट प्रोसेस है हमारा मिसिबल लिक्विड्स को अलग करना। मिसिबल का मतलब दो लिक्विड्स बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब उनको अलग करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। वैसे डिस्टिलेशन में दो प्रोसेस है, पहले मैं आपको नॉर्मल डिस्टिलेशन समझा देता हूँ, फिर मैं आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझा दूंगा। इसमें नहीं दे रखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बट स्टिल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल से डिफरेंट जितने भी लिक्विड्स है, जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, गैसोलीन हो गया, डीजल हो गया, उन सबको अलग करेंगे। तो वो हम इसके बाद में देखेंगे, उसको एक अच्छे से डायग्राम से समझ देंगे। बट इससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा डिस्टिलेशन, जिसमें क्या है, ये मिक्सचर ले रखा है हम लोगों ने, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन, इन दोनों का मिक्सचर है, और इनको क्या करेंगे, हीट करना शुरू करेंगे। हीट करने की वजह से जो एसीटोन है उसकी वेपर्स बनना शुरू हो जाएगी, और वेपर्स यहाँ आते आते ये जो वाटर कंडेंसर लगा है इस वापस क्या हो जाएगी, धीरे से कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस होने की वजह से यहाँ पे आते आते वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये लिक्विड जो हमें मिलेगा वो किसका हो जाएगा, एसीटोन का लिक्विड हो जाएगा। बहुत बेसिक सा फंडा है जो हमने यूज किया है। तो ये है जो कंसेप्ट हमने देखा अभी, वो है डिस्टिलेशन। और दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन रिक्वायर्स द बेसिक अरेंजमेंट, जिसमें हमको एक फ्लास्क चाहिए होगा, उस फ्लास्क में एक लैंप हम लोग यूज कर लेंगे, साथ ही साथ एसीटोन का मिक्सचर हम लोग ले लेंगे जो वाटर के साथ होगा, उसको गर्म करना है कंटिन्यूसली, और इसकी जो वेपर्स बनेगी वो यहाँ कंडेंसर का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। तो कंडेंसर की वजह से ये जो वेपर्स यहाँ पे जाएगी वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी वापस लिक्विड में, और वो लिक्विड जो हमें मिलेगा वो किसका हो जाएगा, एसीटोन का। तो ये तो था हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या था, बड़े बड़े फ्रैक्शंस बने होते हैं, और उन अलग अलग फ्रैक्शंस में अलग अलग टेम्परेचर दिया होता है, और उन टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग क्रूड ऑयल जो होता है उसको अलग अलग टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, और क्रूड ऑयल से अलग अलग चीजें हमें मिलती है। उसका मैं डायग्राम आपको दे रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में भी फिलहाल दे नहीं रखा है, बट स्टिल ये एक अच्छा प्रोसेस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको आप एक बार कंप्लीट करके जरूर जाए, इस डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लें। Now we will discuss the next
और नेक्स्ट सेपरेशन हम देखेंगे गैसेस फ्रॉम एयर। एयर में से हमको गैसेस को सेपरेट आउट करना है। उसके लिए सबसे पहले ये जो डायग्राम है वो देख लीजिए। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन दिस डायग्राम we are having or we are following the particular chart, flow chart, जिसमें एयर होगी। उस एयर को सबसे पहले हम कंप्रेस और कूल कर देंगे। कंप्रेस और कूल करने के लिए हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर का यूज करेंगे। तो वो दोनों करने के बाद जो भी गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी उन सबको फिर वार्म अप करेंगे विद डिस्टिलेशन प्रोसेस। उसके साथ फिर डिस्टिलेशन किया जाएगा और डिस्टिलेशन के बाद जो फाइनली हमको मिलेगा उसमें क्या मिल जाएगी, जो गैसेस सेपरेट हो गई है वो। तो अब जो हमने प्रोसेस किया है उसमें हमको क्या मिलेगा, हम इसको टेबल के थ्रू देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और परसेंटेज बाय वॉल्यूम हमने यहाँ पे ले रखा है। तो बॉइलिंग पॉइंट -183 पे हमको मिल जाएगी O2, जो हमें मिलेगी 20.9 के आसपास। पूरे कंपोजिशन में से जो हमें कंपोजिशन मिलेगा 20.9 के आसपास में मिलेगा, वो किसका हो जाएगा, O2 का। आर्गन मिलेगी हमें -186 डिग्री सेल्सियस पे और वो 0.9 के आसपास मिलेगी। फिर हमें मिलेगी N2 जो -196 डिग्री सेल्सियस पे मिलेगी और वही उसका जो परसेंटेज रहेगा दैट इज 78.1 के आसपास रहेगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो हमने देखा, जो गैसेस फ्रॉम एयर अलग करनी है उसके लिए एक परफेक्ट सीक्वेंस हमने फॉलो किया है। एयर, फिर उसको कंप्रेस करना है और कूल करना है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को यूज करते हुए। फिर उनको कंप्रेस और कूल करने की वजह से जो लिक्विड कन्वर्ट हो गई है, जो एयर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद उसको वार्म करना है डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू। और उसके बाद जो फाइनली हमको लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा वो गैसेस मिल जाएगी जो सेपरेट हो चुकी है। और वो कैसे मिलेगी, -183 डिग्री सेल्सियस मिलेगी ऑक्सीजन, -196 डिग्री पे मिलेगी आर्गन और -196 पे मिलेगी आपको नाइट्रोजन। तो ये था हमारा बेसिक प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, लाइक द बेसिक सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम द एयर। अब इसके बाद बचता है हमारा लास्ट प्रोसेस। नाउ दिस प्रोसेस इज टेकिंग केयर ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। तो इम्प्योर सैंपल में से हमें कॉपर सल्फेट को क्या करना है, सेपरेट आउट कर लेना है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या करेंगे, 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ले लेंगे और उसको चाइना डिश में लेने के साथ साथ वाटर में मिनिमम वाटर जो होगा उसमें डिसॉल्व कर लेंगे। तो मिनिमम वाटर में हमने इसको क्या करते हैं, डिसॉल्व कर दिया किसको, 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल को। इसको करने के बाद हम इसको फिल्टर कर लेंगे। जो भी हमने मिक्सअप किया तो 5 ग्राम सब कुछ मिक्सअप होने के बाद उसको हमने फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद हम उसको इवेपोरेट कर देंगे, स्पेशली वाटर जो है उसको क्या कर देंगे, इवेपोरेट कर देंगे। तो वाटर इवेपोरेट होने के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास बच जाएगा। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास बचा उसको अनडिस्टर्ब रखेंगे फॉर अ डे। एक दिन के लिए उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, रूम टेम्परेचर पे अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। जो भी बीकर है या जिसमें भी हमने दिया उसमें अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। और अगले दिन जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कुछ क्रिस्टल्स में मिलेंगे। वो जो क्रिस्टल्स है वो किसके हैं, कॉपर सल्फेट के, और वो क्या है, बिल्कुल प्योर है। तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए डायग्राम भी है वो आप देख लीजिएगा जिसके बाद। तो एक डायग्राम के थ्रू कंप्लीट सिखाया गया, बताया गया आपको। और ये जो चीजें हैं वो किसके थ्रू होती है, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू होती है। तो ये था हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, जिससे हमने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट अलग कर दिया इम्प्योर सैंपल में से। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो चलिए डिफरेंस देख लेते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में। तो सबसे पहले फिजिकल चेंज जो होता है उसके अंदर ओनली इफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे साइज, शेप को ये चेंज करते हैं। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, अफेक्ट्स फिजिकल एंड केमिकल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी, मतलब ये पूरा कंपोजिशन चेंज कर देते हैं। फिजिकल चेंज में प्रोड्यूस नो एनर्जी, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, जबकि यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कई बार ये गर्मी और कई बार ये ठंडा कर देता है। फिजिकल चेंज के साथ प्रोड्यूस नो न्यू सब्सटेंस, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है, जबकि यहाँ पे प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। केमिकल एनर्जी, जब केमिकल चेंज होता है तो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। फिजिकल जो चेंजेस होते हैं वो जनरली रिवर्सिबल होते हैं, जनरली रिवर्सिबल होता है, मैं सारे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जनरली रिवर्सिबल होता है। जबकि केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, जनरली इरिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज में एग्जांपल देखते हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो वैक्स को मेल्ट कर दीजिए, वापस आप उसको जमा के आप वैक्स बना सकते हैं। जबकि यहाँ पे केमिकल चेंज में हम बात करें बर्निंग ऑफ वैक्स, वैक्स के बर्न होने के बाद वापस वैक्स नहीं बनाया जा सकता। तो ये थे कुछ फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में डिफरेंशिएशन। ये टेबल आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से प्योर सब्सटेंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो प्योर सब्सटेंस के मामले में सबसे पहले आता है एलिमेंट। एलिमेंट वो चीजें या वो सब्सटेंस होता है जो अपने ही टाइप के सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो एलिमेंट में सबसे पहले तो एक मेटल है, नॉन मेटल है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स एलिमेंट्स में आते हैं। और आपको तो पता ही होगा पूरी एक चार्ट है जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारे मेटल्स, बहुत सारे नॉन मेटल्स है, वो आपको देख लेना है। और एक ही कंपाउंड, कंपाउंड एक्चुअली होता है एक तरह का मिक्सचर है। और वो मिक्सचर किस तरह का होता है कि उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स हमने डाले हैं या जो एलिमेंट्स हमने डाले हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में ऐड होते हैं। तो फिक्स प्रोपोर्शन में ऐड होने की वजह से वो एक नया
सब्सटेंस फॉर्म कर लेते हैं और वो जो नया सब्सटेंस बनता है वो हमेशा क्या होता है, प्योर। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, इसमें देख लीजिए। और एक छोटी सी टेबल मैं आपको इसके जस्ट बाद दे दूंगा, एक डायग्राम है जिसमें हमने बेसिक बिगिन से डिफरेंशिएट या बेसिक यूज से समझ सकते हैं क्लासिफिकेशन कर रखा है, जिसमें मैटर दे रखे हैं। तो मैटर होता है लिक्विड, सॉलिड और गैस के मामले में, उसमें प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस दे रखे हैं। प्योर सब्सटेंस है आपके पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जबकि इम्प्योर में आपके पास आ जाएगा मिक्सचर, और मिक्सचर में आपके पास दो टाइप के मिक्सचर्स हो जाएंगे, एक होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। इसकी एक छोटी सी टेबल है, तो वो मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। और यह है आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। कैसा लगा आपको हमारा कंटेंट, लिख के मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ मुस्कुराते रहिए हमारे साथ। बाय।